गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू दीक्षांत आईएएस। आज हम बात करते हैं वही अयोध्या की पार्ट 2 की, जिसमें हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं। अयोध्या बन रही राम मंदिर, अयोध्या में बन रही राम मंदिर में दोस्तों हम इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आज देखते हैं। और ये पार्ट स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है, उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है जो अभी रिसेंट टाइम में कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे हैं। ये चीज़ें उनसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको बड़ा अच्छा एक एनालिसिस आज मिलने जा रहा है इस लेक्चर में कि कैसे लीड करना है। तो अवध में ऐसो ऐसो एक दिन आयो कि 22 जनवरी 2024 हमें मिलना जा रहा है राम मंदिर। और अब राम मंदिर के इत्र हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अभी से समझते हैं कि कैसे ये बनने वाला राम मंदिर या जो बन रहा है राम मंदिर हमारे सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स को किस तरह से शेप करता हुआ भी दिखाई देगा। पहले हल्का सा मैं ब्रीफ इसके सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कर देता हूँ, फिर हम इकोनॉमी को ठीक ठाक समझेंगे, फिर इन द एंड हम एथिक्स को भी डील करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया, आर्ट एंड कल्चर को डील किया। आज मैं आपको सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट अलोंग विद जो एथिकल पर्सपेक्टिव हम अयोध्या, राम और इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए मैंने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक एफर्ट के साथ आपको ये चीज़ें परोसी हैं। तो प्लीज़ आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू कैन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दोस्तों क्या होगा, सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये होने वाला है दोस्तों। हम देख रहे हैं 80 के दशक से जो हम बात करते थे एक अयोध्या के अराउंड राजनीति जो चलती थी, हम देखते थे कि एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की जगह हम देखते थे राम के नाम पे पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स सही है या नहीं है, ये आपका और मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। यहाँ बेहतर ये है कि पहले तो हमें राम मंदिर मिला है, लेकिन अब शायद अब वो राम का मुद्दा जनता को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इससे हमें तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, प्रभु राम को भी इससे काफी सुकून मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसका सोशल इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जो पॉलिटिकल क्लास इसे अपने फायदे के लिए यूज करती थी, एटलीस्ट वो नहीं होगा। और डिस्कोर्स जो अब है वो शेप हो चुका है राम से डेवलपमेंट की तरफ। अब हम बातें सुनते हैं अयोध्या की डेवलपमेंट की, अयोध्या को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की, अयोध्या को एक ऐसा मॉडल सिटी बनाने की जो हिंदू जिसमें प्राइड कर पाए, जैसे वेटिकन सिटी में क्रिश्चियंस करते हैं, मक्का मदीना में मुस्लिम्स करते हैं। तो बात उस लेवल की चल चुकी है। तो दोस्तों, हम बात जब इकोनॉमी की करते हैं तो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो याद रखना कि इस डेवलपमेंट के इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिट्स हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, इस राम मंदिर बनने से काफ़ी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हम अयोध्या या अयोध्या के आसपास के रीजन्स में देख रहे हैं। अब देखिए, आप इस मूर्ति को, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में सेंटर में आपको एक टेंपल दिखाई देगा और टेंपल के अराउंड एक शहर बना है। ये एंशिएंट सिटी इसी तरह से बनाई जाती थी। आज बन रहा अयोध्या टेंपल, राम का वो मंदिर, उसके आसपास भी हम इसी तरह की टेंपल देखेंगे। जो टेंपल टाउन्स जो एंशिएंट टाइम में हम देखते थे, उसी तरह का टेंपल टाउन अयोध्या बन सकता है या बनने जा रहा है। तो काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम मंदिर या मंदिर के आसपास के एरिया में देखेंगे। जैसे हमने देखा रिसेंट टाइम में अयोध्या में एक इंटरनेशनल, भगवान वाल्मीकि के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, बना है। तो आप याद रखें, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है अभी रिसेंटली। तो ये किसी छोटे एग्जाम में यूपीएससी से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई पर्टिकुलर यूपी पीसीएस वगैरह या कोई और छोटे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए एसएससी टाइप में, तो आप याद रखें। उसके बाद ना केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन भी वहां स्टैब्लिश किया जा रहा है उसी राम मंदिर की थीम पर। एक मॉडर्न बस स्टेशन भी अयोध्या में बन रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम मंदिर के रिलेटेड देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। एक 50 एकड़ में टेंपल म्यूजियम बनने जा रहा है, जो अमेरिका जिसको प्राइड कहता है अपना डिज्नीलैंड, उस डिज्नीलैंड पे बेस्ड एक रामलैंड अयोध्या में बनने जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, हम देखेंगे
काफ़ी आसपास के रोड्स की वाइडनिंग हो रही है, 4 लेन 6 लेन रोड बन रहे हैं, ये क्रिएट हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उम्मीद करते हैं हर हर दिन बोल रहा हूं, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हर दिन जो टूरिस्ट जो पिलग्रिमेज हैं उनका फुटफॉल 3 लाख से 5 लाख होने वाला है। जब 3 से 5 लाख लोग हर रोज अयोध्या को विजिट करेंगे तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों के लिए, वहां की लोकल इकोनॉमी के लिए वो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखा ओयो जो है, जो होटल के लिए वो पार्टनरशिप करते हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि 1000 प्रॉपर्टी एटलीस्ट वो अर्ली फेज में अयोध्या में अरेंज कर पाए। वो 1000 प्रॉपर्टी काफी सारे होम स्टे के ऑप्शन भी देंगी आम आदमी को। जब आप अपने घर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाए, अपने स्टे दे पाए और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल पाए, तो ये लोकल लोगों को एम्पावर करेगा। ये चीज़ यहीं नहीं रुकी है, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि बड़े प्रोजेक्ट भी आए, होटल्स जो जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उन HNIs को कैटर करने के लिए 5 स्टार होटल्स भी वहाँ आ रहे हैं। तो आप देखेंगे मैरियोट, ताज, इस तरह के काफ़ी सारे जो बड़े होटल्स की हैं चैन्स हैं, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन या MOUs वो साइन कर चुके हैं। ऑलरेडी जो रेडिसन होटल है उसने अपना पार्क इन होटल वहां खोल दिया है। तो ये एक काफी अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह आप देखेंगे जो सरयू रिवर है जिसके किनारे ये शहर बसा है, याद रखना सरयू रिवर अयोध्या के किनारे से या अयोध्या से गुजरती है सरयू रिवर। ये काफी बार पूछा जा सकता है क्योंकि रिवर्स हमारे UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप ये भी याद रखें, राम सूर्य के डिसेंडेंट थे, सूर्यदेव के डिसेंडेंट थे और इक्ष्वाकु डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। तो ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात दोबारा इकोनॉमी की चालू करते हैं। इकोनॉमी की बात में हम देख रहे थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक सरयू रिवर में हमारी वाटर मेट्रो चलने वाली है दोस्तों। इससे पहले जो वाटर मेट्रो हमारे यहाँ चली है वो है कोची में। याद रखें, कोची में पहला हमारा वाटर मेट्रो होती, ठीक है। दूसरा वाटर मेट्रो कहाँ आ रहा है आपका? अयोध्या में सरयू रिवर में। इसी तरह जो सरयू रिवर फ्रंट का रीडेवलपमेंट, सरयू रिवर रीडेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट जो उसका फ्रंट है, जैसे आपने अहमदाबाद में देखा है, आपने लखनऊ में देखा है, जो रिवर्स का जो फ्रंट का रीडेवलपमेंट आपने देखा है, इसी तरह आप उस पूरे फ्रंट का रीडेवलपमेंट 300 करोड़ में होता हुआ आप वेरी सून आप देखेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे प्रोजेक्ट, जैसे क्योंकि भगवान राम किसके डिसेंडेंट बताया मैंने अभी आपको, याद कीजिए, राम डिसेंडेंट थे सूर्यदेव के, मतलब गॉड ऑफ सोलर एनर्जी। तो यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यूपी का पहला कंप्लीट सोलर सिटी कौन होगा? अयोध्या। दोस्तों ये हो रहे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, आपके लिए काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। और जब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आएंगी आप अपने आप में एम्पावर्ड फील करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो आपको बेनिफिट वहां से मिलने जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं एक इसका एथिकल एंगल। अब इसको एथिकल एंगल को मैं एथिक्स से ही आपको बताता हूं। एथिक्स को समझिए दोस्तों, एथिक्स कहती क्या आपको, राम की लाइफ आपको क्या प्रेरणा देती है, प्रभु श्री राम आपको कहाँ इंस्पायर करते हैं। प्रभु श्री राम का आप याद कीजिए वो एपिसोड, वो समय, वो रामायण का वो सार जहां गरुड़ ने उनके लिए अपना जीवन त्याग कर दिया। ये दिखाता है मानव और पशु पक्षियों का आपस का प्रेम। इसी तरह एक प्रेम हम देखते हैं श्री राम के लिए कौन लड़े, वानर, रीछ, उनके लिए तो लड़े, हनुमान, जामवंत, ये कौन थे? आप याद कीजिए। ये हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स का एनिमल्स के साथ, सभी तरह के फ्लोरा एंड फाउना के साथ एक पीसफुल एंड हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस हो। दोस्तों हम जब हमारी बात करते हैं तो सिर्फ हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हम एनवायरमेंटल एथिक्स को भूल जाते हैं, उन ह्यूमन वैल्यूज को भूल जाते हैं जो हमें ह्यूमन नहीं गुड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा जरूरी है बीइंग ह्यूमन। तो ये आप याद रखें।
इसी तरह हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हम देखते हैं हमारे काफ़ी सारे कन्फ्रंटेशन होते हैं। आप हम फैमिली लेवल पे देख सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं, और कंट्रीज के लेवल पे भी देख सकते हैं। हो रहा रशिया यूक्रेन वॉर, हमास और जो इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम काफ़ी जगह हम इस तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं। आपको प्रभु राम से, जो रामायण से क्या इंस्पिरेशन मिलती है, यहाँ हम इंस्पिरेशन जो कोट कर सकते हैं, आप देखिए, रावण ने माँ सीता का हरण किया। माँ सीता का हरण करने के बाद रावण ने वो उन्हें लंका ले गए। उसके बाद जब एग्रीव्ड राम लंका जाते हैं तो पहले वो संधि की बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर रावण माँ सीता को सम्मान वापस दे दे, हमारे पास पहुंचा दे, तो मैं रावण के किए हुए सारी गलतियां माफ कर दूंगा। रावण ऐसा कर नहीं पाया। क्यों? अहंकार। आप याद रखें, ये अहंकार ही था रावण का, जिसकी वजह से वो झुका नहीं। ठीक है। आप एक चीज और याद रखें, जो गीता में संदेश दिया गया है, गीता क्या कहती है दोस्तों? गीता कहती है, जब अंत जब न, गीता कहती है, जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, उसका विवेक मर जाता है। ये नाश का समय था रावण का। दोस्तों, उल्टा रावण हरि को बांधने चला। राम कौन थे? हरि का ही तो रूप थे। उल्टा रावण हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। इसीलिए कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, उसका विवेक मर जाता है। तो ये जो संधि, ये जो शांति का समझौता रावण ने नहीं किया, और इसका हाथ किसने बढ़ाया दोस्तों? पहले राम ने बढ़ाया। तो इसी तरह हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें पीस, डायलॉग, डेलिब्रेशन, पहले इसका सहारा लेना चाहिए। फोर्स तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो ये वो चीजें थी जो एथिकल पर्सपेक्टिव से आप राम, रामायण और बन रहे मंदिर से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बड़े अच्छे से इस पूरे लेक्चर को 2 सीरीज में इसको कंक्लूड किया है, ताकि आप किसी भी तरह से इसे अपने एग्जाम में यूज कर पाए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप देखें, थोड़ा सा इंस्पायर हूं रोहित शर्मा से, फिर हम करते हैं बात। एक सेकंड यार। देखिए रोहित रोहित शर्मा अपने आप में दोस्तों हमारे लिए इंस्पिरेशन किस लिए हैं? रोहित शर्मा काफी बार ऐसी इनिंग खेल देते हैं जिसके बाद जो मैच है वो वन साइडेड हो जाता है। बट ये रोहित शर्मा की स्किल्स आई कहां से? दोस्तों, हमें याद रखना होगा, रोहित शर्मा की स्किल्स, उनके गट्स पहले उनके हार्ड वर्क से आए, उनके स्मार्ट वर्क से आए, और उसके स्मार्ट वर्क को वो लीड करते हुए, जब उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज थी, उन कैपेबिलिटीज को उन्होंने राइट टाइम पर एग्जीक्यूट किया। वो जो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क की एबिलिटी उनके एटीट्यूड में आई कहां से? उनकी कैपेबिलिटीज से। तो दोस्तों, उनका मोटिवेशन, उनका परफॉर्मेंस
कहाँ से निकलता है? उनके गट से निकलता है, उनके कैपेबिलिटीज से निकलता है। तो ज़्यादा ज़रूरी है जब हम इन लोगों से इंस्पायर हों, रोहित शर्मा जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले अपने अंदर भी उसी तरह का गट्स रखें, फिर हम रिस्क लें, फिर उस रिस्क को एक कैलिब्रेशन में एग्जीक्यूट करें। जीवन में रिस्क लेना जरूरी है, ठीक है? तो आपको ये बड़ा अच्छा मोटिवेशन रोहित शर्मा से मिलता है, रोहित शर्मा से मिलता है। हम किसी और दिन इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से आपको मोटिवेशन करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम का है थोड़ा इशू, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज, ये दोस्तों वो टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट करंट से काफी मुझे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैं इसको डाल के लेके आया हूं। और अगर आपको ये मेरे एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है या अच्छे लगते हैं या मेरे डिस्कशन के बाद भी अच्छे लगे इस टॉपिक के बाद में, तो प्लीज ये चैनल को एक बार आप विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि क्या वर्थ है इस चैनल को, इंस्टा और टेलीग्राम को ज्वाइन करना या नहीं। तो देखिए, डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज क्या है दोस्तों? वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, और डिजिटल एज में हम देखते हैं एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इसी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से हम देखते हैं एक डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, और उसी से चलता है फेक न्यूज। उसी फेक न्यूज में हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को, कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को वॉइस मिलता है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा होते हैं इसी इंफॉर्मेशन चैलेंजेस में। ऐसे में दोस्तों, जब स्टेट इन्हें काउंटर करने के लिए जाता है तो काफी बड़ा टेंशन हो जाता है कि राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 पुटास्वामी केस से हमें मिला है, फ्री स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 से हमें मिला एज आर फंडामेंटल राइट, वहां एनक्रोचमेंट हो जाता है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा इशू है जिसे स्टेट को एड्रेस करना पड़ता है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, उसके बाद हमें पहले जरूरत है हम ये समझे कि क्या वो रिफॉर्म्स हैं जो इस एज में, डिजिटल एज में, डेमोक्रेसी में एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जरूरी है कि प्रिवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, जो फेक न्यूज जनरेट हो रही हैं उसे काउंटर करने के लिए मीडिया लिटरेसी, स्पेशली द सोशल मीडिया लिटरेसी, वो आम आदमी को दी जाए। साथ में दोस्तों जरूरी है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जो थ्रेट पैदा हो रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, उन्हें हमें खत्म करना होगा। आप याद कीजिए डीप फेक, जो मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने नगाड़ा बजाया नहीं, वो नगाड़ा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बजाया है। तो कल को अगर आपका वीडियो सर्कुलेट हो जाए नगाड़ा बजाते हुए, सॉन्ग चले पीछे, नगाड़ा नगाड़ा बजा, ठीक है, जब वी मैट, जब वी मैट, तो ये मूवी थी जब वी मैट, करीना कपूर और शाहिद कपूर की। तो जो दोनों एक ट्रैक पे चल रहे थे, पता नहीं मूवी के दौरान, शूटिंग के दौरान क्या हुआ कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो इसी तरह आपके रास्ते भी अलग अलग ये डीप फेक कर सकता है। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से थ्रेट्स हैं इन्हें काउंटर करने के लिए आपको स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारी सरकारों का, इसके साथ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, सिविल सोसाइटीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि डिजिटल एज में जब हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं, आज हम देखते हैं करीब 750 मिलियन इंडियंस इंटरनेट का एक्सेस रखते हैं। ये 750 मिलियन इंडियंस जो इंटरनेट का एक्सेस रखते हैं वो प्रोन भी हैं काफी सारे अब्यूजेस के, जो डिजिटल एज दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि इन सभी कंसर्न्स को हम डेमोक्रेसी में एड्रेस करें। इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए हम एक बिल लेके आए हैं जिसको हम चाहते ये हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले उसे हम एनफोर्स करें, उसे लागू कर दें। जो बिल आएगा उसका नाम है डिजिटल इंडिया बिल 2023 या डिजिटल इंडिया एक्ट
2023 दोस्तों जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं आपके पर्सनल डेटा आपकी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड या आपकी प्रिवेसी से रिलेटेड या आपके आईपीसी जो डील करता है साइबर क्राइम से रिलेटेड या नेशनल जो साइबर क्राइम पॉलिसी है उसके कोहेरेंट, क्या क्या बोला मैंने, आपकी प्रिवेसी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आईपीसी के प्रोविजंस या आपकी नेशनल जो डिजिटल इंडिया पॉलिसी है, उन सभी से रेलेवेंट, उन सभी के इंक्लूसिव हम क्या लेके आए दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके आए जो है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, जिसे हम एनफोर्स करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बिफोर 2024 इलेक्शंस। तो दोस्तों ये था डिजिटल एज में डेमोक्रेसी के चैलेंजेस। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला हमने क्या बात किया, पहला हमने चैलेंज बात किया दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन एज में हैं जिसमें मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फैलती है, फेक न्यूज़ काफ़ी जल्दी वायरल होता है। उसी के बीच हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उसी को यूज करते हुए आपकी स्टेट में काफ़ी हैवोक क्रिएट करती हैं। एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को वॉइस ये फेक न्यूज़ ही दे रही हैं, ये इंफॉर्मेशन ही दे रही हैं। उन्हें एड्रेस करने के लिए जब सरकार जाती है तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जाता है, काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट टू प्रिवेसी है उसका हनन हो जाता है। ये अपने आप में काफ़ी इशू इशू है। और इस डिजिटल एज में दोस्तों डेटा इज न्यू ऑयल। जब मैं कह रहा हूं डेटा इज न्यू ऑयल तो आप ये समझें जो 20th सेंचुरी में जो वॉर हुई हैं वो ऑयल के लिए हुई हैं, पेट्रोलियम के लिए हुई हैं, नेचुरल गैस के लिए हुई हैं, चाहे वो इराक रहा हो, कुवैत रहा हो। अब 21st सेंचुरी में अगर कोई वॉर हो सकती है तो उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न आपका डेटा रह सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है हम प्रिवेसी के कंसर्न्स को, हम साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कंसर्न्स को, हम मीडिया लिटरेसी को, हम जो कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन होना चाहिए कोऑर्डिनेटेड या कोलैबोरेटिव एफर्ट से सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का, सिविल सोसाइटीज़ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, उन सभी में हम कोहेशन मेंटेन करें। और इसी लाइन पे हम जो एक बिल लेके आ रहे हैं जो डिजिटल इंडिया जो ये बिल 2023 वाला जो हमने बिल की बात की है वो बिल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसे याद रखें। ठीक है, डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी आ सकता है या आप अगर डायरेक्ट नहीं पूछा फिर आप लिख रहे हैं फिर आपकी बल्ले बल्ले है। देखिए जब पूछ ही लिया एग्जामिनर ने फिर तो हर किसी के दिमाग में आ जाएगा। एग्जामिनर ने चैलेंज पूछे हैं और उस चैलेंज में दूसरा तीसरा पॉइंट आप लिखते हैं डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज। एनसीईआरटी हर कोई पढ़ता है, ठीक है, ये वो चीज है जो आपको फ्री मिल रही है और हर चीज जो आपको फ्री मिले वो जरूरी नहीं है वो काम की ना हो। ठीक है, काफी बार चीजें हमें फ्री में काम की मिल जाती है, द थिंग इज हम उन्हें वैल्यू नहीं करते। मैं अगेन वही कहूंगा, एक बार इस चैनल को आप देखें और फिर आप डिसाइड करें। अच्छा, फ्यू अदर चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, कुछ अलग चैलेंजेस, हालांकि हम कल काफी चैलेंजेस हम देख चुके हैं, थोड़े बहुत आप देख लो और जो एडिशनल हम लिख सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में चेंज हम चाहते हैं तो हमें चाहिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। दोस्तों ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होना असंभव नहीं है बट हो नहीं रहे। रीजन है यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट अपने आप में इतने ज़्यादा डीप रूटेड हैं वो चाहकर भी नहीं चाहते कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हों। तो ऐसे में दोस्तों कभी भी उम्मीद नहीं करना कि सप्लाई साइड रिफॉर्म आएंगे, मतलब वो खुद से रिफॉर्म लेके आएंगे। किसमें? पॉलिटिक्स में। ज़रूरत है कि डिमांड साइड रिफॉर्म हो, मतलब हम डिमांड करें, हम वॉइस अपने कंसर्न करें, हम उन पर प्रेशर लगाएं कि वो वो रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएं। चाबी डेमोक्रेसी की आपके पास, मैंने परसों आपको बताया था, याद करो, गुड गवर्नेंस की आपको मैंने दी थी। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखें कि जो उनके डीप रूटेड इंटरेस्ट हैं वो बीच में आ जाते हैं।
ठीक है, जैसे आपने देखा विमेंस को जो रिजर्वेशन अभी दिया गया वो कब से बिल पास हो रहे हैं, कब से पता नहीं कितनी बार बिल आए हैं। जो यूपीए सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट में भी 2009 के जब चुनाव हुए उससे पहले एक बिल आया हुआ था जो लोकसभा से पास नहीं हुआ, 2023। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री है रिफॉर्म्स की। चाहता हर कोई है, करता कोई नहीं है। ठीक है, जैसे हर कोई चाहता है कि आपसे कोई मीठी मीठी बातें करें, बट कोई करता नहीं है। ठीक है, तो जरूरी है आप उसके काबिल बने। ठीक है, काबिल बने, काबिलियत रखें। अब देखिए, इसी तरह काफ़ी सारे चैलेंजेस अक्रॉस द ग्लोब देखते हैं, बट इनको हम यूनिवर्सल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में कुछ अलग प्रॉब्लम है, यूके में अलग है, जापान में अलग है, अमेरिका में अलग है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम देखते हैं यूके, अमेरिका, यहाँ जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक ठाक है, हाँ, पार्लियामेंट में। इंडिया में ऐसा नहीं है। बट आप रिकॉल करें जापान को, इंडिया में तो फिर भी 15% वुमेन दे आर इन पार्लियामेंट, जापान में तो ये परसेंटेज केवल 10 है। तो ऐसे में अब मैंने जब आपको ये फैक्ट बताया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सही में ऐसा है? आप इसे अभी गूगल करके देखें। अगर आपको लगे कि इंडिया से कम है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो ये फैक्ट आपके दिमाग में स्टिक कर जाएगा। सुना और आगे चल गए, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो यूनिवर्सलाइजेशन इनका नहीं हो पाता, वो डेलिब्रेशन ग्लोबल लेवल पे नहीं हो पाएगी कि डेमोक्रेसीज को और बेटर फैसिलिटेट कैसे करवाया जाए। तो वही बात, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चल पाएगी। वन साइज फिट ऑल क्या कहता है? आप एक जूता ले आए और आप सोचें कि पूरी जनता एक ही टाइप का, एक ही साइज का जूता पहन लेगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो प्रॉब्लम राजस्थान के लोग फेस करते हैं वो प्रॉब्लम केरला के लोगों से एकदम भिन्न है। केरला में होती है, आती है बाढ़ हर साल, क्योंकि जब मॉनसून, बाढ़ का मतलब ये नहीं है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में बारिश आती है, और काफी बार टेंशन ये रहती है, हर मॉनसून सीजन में केरला में टेंशन रहती है फ्लड का। अब राजस्थान में पड़ता है सूखा। ऐसे में अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई सेंट्रल लेवल पे कि हम 100 करोड़ रुपए राजस्थान को दे रहे हैं फ्लड मैनेजमेंट के लिए और 100 करोड़ ही केरला को दे रहे हैं, केरला के लिए तो वो जरूरत है, अब राजस्थान क्या करेगा? तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं करेगी डेमोक्रेसी के केस में भी। इसी तरह हम देखते हैं नेशनल लेवल एंड स्टेट और लोकल लेवल वर्सेस लोकल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे तो हम देखते हैं कि काफी कंट्रीज में देखा गया कि डेमोक्रेसी का ठीक ठाक प्रोपेगेशन है, बट जब ये सेम आता है स्टेट और नेशनल लोकल लेवल पे, तो स्टेट और लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी ठीक ठाक काम करती है, काफी जगह नहीं दिखाई देती। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें तो आपको लगेगा इंडिया में तो सब चंगासी वाला फीलिंग है, तो सब चंगासी नहीं है दोस्तों। ठीक है, कुछ है इश्यूज। देखिए, काफी सारे स्टेट जैसे हमने पास्ट में राजस्थान, आंध्र प्रदेश में देखा, हरियाणा में देखा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन काफी समय तक तीन चार चार साल तक पेंडिंग रह जाते हैं, होते नहीं है। तो क्या डेमोक्रेसी लोकल लेवल पे ठीक काम कर रही है? सोचो। दूसरा एग्जांपल दूं प्रीवियस क्लासेस से ही, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 कितनी बार हमने इंपोज किया है स्टेट्स पे? क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए? सोचो, सोचने की बात है। क्या हम कह सकते हैं कि स्टेट में सब चंगासी? स्टेट में भी हम काफी बार देखते हैं आर्टिकल 356 का इंपोजिशन हो, या काफी बार कन्फ्रंटेशन हम देखते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में कन्फ्रंटेशन इस वजह से आ जाता है कि आपके स्टेट्स काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन से खुश नहीं होते। जैसे वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि जब पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, तो ममता दीदी नाराज हो जाती हैं। होती है नहीं होती? अच्छा, इसी लैंग्वेज में चाहिए या किताब वाली लैंग्वेज में बताऊं? वो भी कमेंट में लिख देना। अगर किताब की लैंग्वेज में चाहिए तो हम ऐसा पढ़ेंगे, नो यूनिवर्सल लिस्ट ऑफ रिफॉर्म एग्जिस्ट ड्यू टू वेरिड चैलेंजेस, नेशनल वर्सेस स्टेट और लोकल चैलेंजेस, रिफॉर्म एट द नेशनल लेवल may not be suffice but crucial need of reform arise at a state and local level। हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, वो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी,
बताऊं ऐसा जो मन को भाए। अब ये कुछ रिफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस हैं दोस्तों। नीड ऑफ लीगल अप्रोच, नीड इन लीगल अप्रोच। देखिए हम क्या करते हैं, हम लीगल अप्रोच लेते हैं, बट जो लीगल चेंजेस हैं उन्हें केवल हम क्या करते हैं, नेगेटिव इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये प्रॉब्लम आया इसको कर दो, ये प्रॉब्लम आया इसको कर दो। तो नेगेटिव इश्यूज को तो हम एड्रेस करते हैं, पॉजिटिव चीजें उनसे नहीं लेकर आते हैं। आप समझे, किसी भी चीज में, किसी भी एफर्ट में दो चीजें होती हैं। एक तो जहां जो चीजें गलत हैं हम उन्हें एड्रेस करें, साथ में वो लीगल अप्रोच क्या इंश्योर करे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेके आए जो चीजों को और बेहतर बना दें। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं आपके एथिक्स में, अगर आप पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अब अच्छे से पढ़ें कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट जो सिविल सर्वेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, उनके नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं। जैसे वो किसी से ब्राइब नहीं ले सकते, दो शादियां नहीं कर सकते, वो कोई अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रख सकते या पब्लिक कर सकते। अकेला जो पॉलिटिकल राइट है उन्हें, वो राइट टू वोट है। सिविल सर्वेंट स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के मैंने आपको एग्जांपल दिए। इसी तरह जो कोड ऑफ एथिक्स है दोस्तों, वो पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इसकी बात करते हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनकी मोरालिटी को वो इंप्रूव करते हैं। तो इसी तरह हमारी जो लीगल अप्रोच है वो ना केवल नेगेटिव एस्पेक्ट को डील करे, जो पॉजिटिव है उसे भी प्रमोट करे, नेगेटिव को मिनिमाइज करे, एलिमिनेट करे और पॉजिटिव को प्रमोट करे। ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, आप कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स से भी याद रख सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो देखिए आपको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिंपल है यार, हम काफी बार कर चुके हैं। कंसिडरेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कंसिडरेशन है दोस्तों। देखिए एक कहावत है, कहावत ये है, इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडिया बिकम्स वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री व्हेन इट इंडिया बिकम वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंडिया सबसे अच्छे देशों में आता है, और वही जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आ जाती है तो इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में आ जाता है। यही यहां उम्मीद की जा रही है आपसे कि आप इन्हें इंप्रूव करें, अच्छे से समझें। ठीक है, अब है मीडिया स्क्रूटिनी। देखिए मीडिया स्क्रूटिनी से मतलब है दोस्तों, मीडिया किसी की गोद में जाकर ना खेले। मीडिया दोस्तों कहलाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जब से ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ने किसी दूसरे की गोद में जाकर खेलना स्टार्ट कर दिया है, किसी दूसरे का बेबी बॉय वो बन गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी वीक हो रही है। आप याद करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी क्या परफॉर्मेंस है, हम हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पीछे 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 ही जा रहे हैं। आप हर फैक्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट आप अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते। गोदी मीडिया, ये आप पे क्वेश्चन है कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी आपसे एक्सपेक्ट करती है। मीडिया का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ही डेमोक्रेसी में इसलिए किया गया कि वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, सरकारों को अकाउंटेबल बनाए। आप क्या हो रहे हैं, आप आज खुद अकाउंटेबल हो गए हैं, आप खुद जी हजूरी कर रहे हैं उन राजनेताओं की। और उसी जी हजूरी में दोस्तों क्या निकलता है, उसी जी हजूरी में दोस्तों डेमोक्रेसी की जान निकलती है। तो अगर डेमोक्रेसी की हत्या होगी तो उसके काफी बड़े दोषी आप खुद, गोदी मीडिया एक जो समूह है वो खुद गोदी मीडिया उस डेमोक्रेसी की हत्या में भागीदारी करेगा। हालांकि मीडिया से इत्र जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया ने वो हमें एक स्कोप प्रोवाइड किया है, जो गोदी मीडिया जहां फेल हुआ है वो सोशल मीडिया उस गैप को ब्रिज करे। तो सोशल मीडिया पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो दोस्तों काफी अच्छा है।
आप ये याद रखें कि जब मीडिया फेल होगा, गोदी मीडिया फेल होगा, तो सोशल मीडिया हमें रेस्क्यू कर सकता है। बट अगेन अगेन सोशल मीडिया अपना रोल प्ले करे, मीडिया अपना प्ले करे, तो इससे डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। ठीक है। एड्रेस करप्शन। यार करप्शन को तो आपको एड्रेस करना ही होगा। हमने कल भी देखा था, ये डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन हमारे देश में हुआ है, उससे हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी एक सिस्टम तक नहीं रही है, उसकी रूट हर सिस्टम में फैल चुकी हैं। चाहे वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका सोशल सिस्टम हो, ये हमारे कल्चर, हमारे बिहेवियर में आ चुका है। किसी ने 100 मांगे, किसी ने 200 मांगे, हमने दे दिया। इट इज कॉल्ड चलता है एटीट्यूड। यार 200 ही तो लिए, कोई बात नहीं। हम रेल में गए, टिकट थी नहीं, वैसे ही चढ़ गए, उसने 500 मांगे, हमने दे दिए, हम बैठ गए। ये चलता है एटीट्यूड आपकी डेमोक्रेसी के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपके खुद के एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इस चलता है एटीट्यूड को चलता कीजिए। करप्शन फ्री सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। ये बात कौन कर रहा है? ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है। चाहे करप्शन इकोनॉमी लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, या चाहे वो किसी और लेवल पे हो, करप्शन को हमें हर जगह से खत्म करना होगा। और इस करप्शन को खत्म करने के लिए जरूरी है हम मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स लेके आए विद साइमल्टेनियस इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रलिटी, ये आप हमेशा याद रखें। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रलिटी, ये इस तरह के करप्शन फ्री वर्ड के लिए सेंट्रल पॉइंट रहने वाले हैं। इनके साथ ही करप्शन जाएगा। ठीक है। ये कंसर्न ऑफ डेमोक्रेसी हम अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक है। इधर भी कुछ लिखा है, ध्यान करना। अब देखिए, अब हमने बात की है पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक है जो पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर्स है, जो इंटरनल अफेयर्स है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर उसके अंदर भी डेमोक्रेसी आ जाए, जिसे हम कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी, अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, एक व्यक्ति ही सारे डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे में दोस्तों उस पार्टी, ये केवल उस पार्टी की हार नहीं है, ये हार आपकी डेमोक्रेसी की भी है। अगर सपोज कीजिए आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, पार्टी का प्रेसिडेंट चुनना है, अगर पार्टी के वर्कर से पूछा ही नहीं जाएगा, उन्हें से ही नहीं मिलेगा, तो कैसे वो पार्टी डेमोक्रेट हो पाएगी? और कल को वो पार्टी जब पावर में आ जाए, तो कैसे आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि इनका किया हुआ रूल वो डेमोक्रेटिक होगा? तो शुरुआत अपने घर से, याद रखें। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनके रजिस्टर मेंबर्स हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उनके पास उनकी पूरी फाइल होनी चाहिए। हमने देखो एक प्रीवियस क्लास में आपको मैंने एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाकर एक लिस्ट दिखाई थी, उसमें मैंने दिखाया था बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी, एक्टिव मेंबरशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस आपकी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी शायद मैंने 11 नंबर पे बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने ये दिखाया था, ये क्लेम नंबर है इन पार्टीज के, क्लेम नंबर। मैंने ये नहीं कहा था कि है ऐसा, क्लेम नंबर। वर्डों पे ध्यान दें, वर्ड प्ले समझे आप। ठीक है। तो जरूरी है कि वो जो मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करें। इसी तरह ये इंप्लीमेंट हो चुका है, इनफोर्स नहीं हुआ है। 1/3 हम रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में किसी थे, विमेन को दे। प्लस जो पार्टी के अंदर भी जो पोजीशंस हैं, पार्टी के अंदर जो पोजीशन है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, उनके अंदर भी विमेन 1/3 रिप्रेजेंटेटिव्स हों। दोस्तों, जब पार्लियामेंट में क्या होगा, संसद और हमारी विधानसभा में रिजर्वेशन हो और पार्टी के अंदर उन्हें चुनने वाले 1/3 महिलाएं ना हो, तो क्या वो जो एक्चुअल स्पिरिट है विमेन रिजर्वेशन एक्ट की, वो फुलफिल हो पाएगी? आप सोचो। पहले जरूरी है कि हम पार्टीज के अंदर 1/3 रिजर्वेशन करें विमेन्स के लिए, फिर उसके बाद हम संसद और हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 1/3 रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करें। इससे क्या इंश्योर होगा?
एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ या स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट डिमांड करता है स्टेट फंडिंग, कि आप स्टेट फंडिंग करें इलेक्शंस की। बट दोस्तों मैंने पहले भी इसे आपको बताया था, सुनने में अच्छा है, समझने में अच्छा है, इंप्लीमेंट करने में इशू है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो स्टेट इतना फंड लाएगा कहां से? आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको कहा था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने एक रिपोर्ट दिया कि 17 लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और मेजोरिटी जो पैसा था वो ब्लैक मनी था। इसका मतलब चुनावों में खर्च होने वाला पैसा अगर सारा स्टेट देगा तो यार स्टेट के ऊपर इलेक्शन कितना बड़ा बर्डन बन जाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि इन खर्चों के अलावा भी एक काफी बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इलेक्शंस को कंडक्ट करने की स्टेट बियर करता है। तो स्टेट फंडिंग नोबल आइडिया है विद नो वैल्यू, ठीक है। आई रिपीट, स्टेट फंडिंग एक नोबल आइडिया है विद नो वैल्यू इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमें कंस्ट्रेन करता है, और कभी हमारे पास होगा इतना स्टेट के पास तो फिर हमेशा क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ट्री। तो जैसे हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, हम भी बदल जाएंगे, हमारे स्टेटमेंट भी बदल जाएंगे। देखिए इसी तरह जो कास्ट बेस जो रिलीजन है उसके रिगार्डिंग डाटा हम कलेक्ट करें, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, हम डेटा इकट्ठा करें, बट इसका कोई पॉलिटिकल मिसयूज या इलेक्शंस में इसका यूज ना करें। देखिए अभी आप देखते हैं बिहार में एक राजनीति ने जन्म लिया है जिसे कास्ट बेस्ड सेंसस कहते हैं। तो दोस्तों चुनावों से जस्ट पहले इस तरह के डिसीजन ये ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं, और ये पॉइंट क्या कह रहा है, आप इस डेटा का कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ये आप चुनावों में बिल्कुल यूज ना करें। इसीलिए जितनी भी सरकारें हैं उनका प्रायोरिटी ये रहता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर ज्यादा जोर ना दिया जाए, क्योंकि जब नए फैक्ट आएंगे, नए फिगर आएंगे, तो फिर पॉलिटिक्स किसी और लेवल पर जाकर शेप हो जाएगी। ये सभी उम्मीदें हैं, जो उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, ठीक है, वो हम लोग ही हैं जो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। जितना उम्मीद आपसे की जाती है, जितना एक्सपेक्टेशन आपकी फैमिली करती है, ज़्यादा नहीं तो उसका 50% तो एटलीस्ट आप फुलफिल करें, ठीक है। तो ये है, तो इससे हमें ये पता लगा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स, मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें या डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस हमें एड्रेस करने हैं उसके लिए भी जरूरी हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम लें, ठीक है। अब ये जो यूनिट है ये 2 केस स्टडी देता है बड़ी अच्छी। ये केस स्टडी हमारे काफ़ी काम आने वाली है। काफ़ी सारे लोग आपको कहते हैं केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी से डील किया करो, बट केस स्टडी कोई देता नहीं है, वो एनसीईआरटी दे दे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि क्या कहता है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में कह रहा है कवि, ये जो यूपी का केस है दोस्तों, देखते हैं यूपी का एक केस स्टडी दिया है। रूरल एरियाज में जब डॉक्टर्स को पोस्ट किया जाता है वो क्या करते हैं, रूरल एरिया की पोस्टिंग लेने के बाद में जो आसपास जो टाउन लगते हैं, शहर लगते हैं, वहाँ वो अपना रेजिडेंस कर लेते हैं, और उसके बाद ये देखा जाता है कि वहाँ वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मेजोरिटी ऑफ टाइम रूरल एरियाज में जाते ही नहीं। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पीएचसी बना था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना था, अब क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है, प्रोविजन है, डॉक्टर स्टेट ने दिया है, बट वो डॉक्टर किसी शहर में काम कर रहा है, अब वो मजबूरी में उठ के वो पेशेंट कहाँ जाएगा, शहर में जाएगा, महंगा इलाज करवाएगा। तो ये अपने आप में सोचने की बात है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देयर इज अ नीड कि हम बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से, अकाउंटेबिलिटी से अप्रोच करें। तो ऐसे में केस स्टडी कहते हैं ये मैंडेटरी बना दिया जाए कि वो डॉक्टर कहाँ रहे, उसी रूरल एरिया में उसे स्टे करना पड़े, उसे अलाउ ही ना किया जाए कि वो कहाँ जाकर काम कर रहा है, वो कहाँ जाके रह रहा है, कि शहर में जाके रह रहा है। तो इस तरह की केस स्टडी, इस तरह की डिमांड ये करती है। देखिए इस तरह का एक सोल्यूशन और भी हो सकता है, आप एक डॉक्टर जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर है उसके लिए एनफोर्स करें कि एटलीस्ट 1/3 जो उनका टेन्योर है पूरी लाइफ में वो रूरल एरिया में जाए।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट एक चीज और भी बोलता है छोटा सा, कि आप स्टेट को क्या करें, स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड कर दें। अगर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन्हें डील करने के लिए एक जो सिंपल सा सॉल्यूशन निकलता है, आप एक बिग स्टेट लाइक यूपी को आप स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड कर दें। ये भी अपने आप में यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप एक स्टेट को जब छोटे स्टेट्स में डिवाइड करते हैं उससे ये इश्यूज आपके एड्रेस हो जाएंगे। तो ये इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सरप्राइज रेट। देखिए, कल आप भी सिविल सर्वेंट बनेंगे, आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी इंटरव्यू देंगे तब भी एग्जाम वो भी पूछ सकता है आपसे पैनल। हमेशा याद रखें, आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप सजग सिविल सर्वेंट रहें। इस तरह का जब भी आपको इशू समझ में आए, आप जाकर सरप्राइज रेड करें, सरप्राइज विजिट से रेड करें, ताकि लोग आपसे डरें। किस लिए? क्योंकि आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। अब ऐसे में ये डॉक्टर, अगर आप जिलाधीश हैं, आप कलेक्टर हैं और आप रैंडमली विजिट करते हैं, तो हर डॉक्टर को टेंशन रहेगी पता नहीं कब कलेक्टर साहब आकर रेड मारते हैं। ठीक है, वो रेड लगेगी हॉस्पिटल पे, पर उसकी चोट कहाँ होगी आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। एक केस स्टडी ये नेक्स्ट देता है, पॉलिटिकल फंडिंग की। अब ये बहुत पुराना डेटा देता है, ये कहता है कि एवरेज में 1 करोड़ रुपए लग जाता है कहाँ, लोकसभा के चुनावों में। अरे 1 करोड़ लग जाए तो मैं भी लड़ दूं। 1 करोड़ में अगर चुनाव लड़ा जाए तो फिर तो कोई भी लड़ ले, मतलब कोई भी नहीं, मतलब काफी लोग लड़ सकते हैं। अब ऐसे में जब हमने अभी सीएमएस की रिपोर्ट का जिक्र किया जो कहती है कि 17 लोकसभा में 8 लाख करोड़ रुपए लग गए, ऐसे में हम ये देखते हैं कि दुनिया में लोग 30-30, 35-35 करोड़ रुपए भी खर्च कर देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनावों में, इवन विदाउट द गारंटी ऑफ विनिंग द सेम। बिना जीत की एक पुष्टि के वो लोग 30-30, 35-35 करोड़ रुपए बड़े आराम से खर्च करते हैं, सॉरी। तो आप ये याद रखें। ऐसे में वो कहता है फंड कहां से आए, स्टेट से आए। ठीक है, फंड वो चलो आगे बताते हैं, फंड आए कहां से, स्टेट से आए। दूसरा ये पॉइंट ये कह रहा है, ऐसे में क्या होता है जब इतना पैसा लगता है, ये पॉइंट सही है एकदम। ठीक है, मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप सीएमएस की रिपोर्ट जो मैंने कहा था 60,000 करोड़, इसे याद रखें। ये 17 लोकसभा के लिए दिया हुआ फिगर है, आप इसे गूगल करें, आपको अच्छे से मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो फंड ये आ कहां से रहे हैं, ये फंड कहां से आ रहे हैं दोस्तों, ये फंड आपके आ रहे हैं बिग बिजनेस हाउसेस से। अभी जो मैंने कहा आपको, करप्शन के लिए जो मैंने कहा, एक इसका इकोनॉमिक डायमेंशन है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। तो देखिए, आप इस डायमेंशन को समझिए। इलेक्शंस को फंड कौन करता है? आपके बिजनेसमैन। अब जब वो इलेक्शंस को फंड कर रहे हैं और वो पार्टी जब जीत जाएगी, वो पार्टी क्या ट्राई करेगी, कैसे रिटर्न करेगी उस पैसे को, उनके फेवर में पॉलिसी बनाकर। ये हुआ नेक्सस, या अनहोली नेक्सस भी आप इसे कह सकते हैं, बैकडोर एंट्री ऑफ करप्शन। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि बिजनेसमैन जो है वो फंड करें किसी इलेक्शंस को, या अगर कोई फंड कर रहा है, अगर फंड कर रहा है तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, पता रहे कि मुकेश अंबानी ने, अडानी ने, किसी और व्यक्ति ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, वो पब्लिक फॉर्म पे रहे। ठीक है ना, ऐसे में जरूरी है जो रिसेंट में जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाएं। देखो कहाँ की बात कहाँ चली गई। ठीक है, अब जब किताब इस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, उसको ये पता ही नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं या कभी भारत में आएंगे। अब आए हैं तो आप अपने आंसर में इंट्रोड्यूस कीजिए। फियर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये वही बात है जो कल वो यादव जी कह रहे थे कि पुअर्स के ऊपर, जो पुअर की जो वॉइस है डेमोक्रेसी में, वो मनी के इन्फ्लुएंस के नीचे दब जाती हैं। ठीक है, ये हम बातें कई बार कर चुके हैं, बस यही है यार। आप इसमें सिंपल चीजें हैं कि मेक फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक। जो पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट है उन्हें आप पब्लिक कर दें, पब्लिक डोमेन में ले आए। जो मैंने अभी बात कही आपको, गवर्नमेंट के ऑडिटर्स उसे ऑडिट करें,
कि पैसा आया कहाँ से, ठीक है ना। पता लगे आपने दे दिया मोदी जी को, ठीक है, और मोदी जी आपके पैसों से चुनाव जीत गए। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मोदी जी के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो हमें पता रहे कि ये पैसा आपके यहाँ से आया है, तो हम फिर डिसाइड करेंगे आपको देख के कि वो हम मोदी जी को वोट दें या ना दें, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑडिटर का काम हो जाएगा। स्टेट फंडिंग के लिए बोलता है, इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, साथ में कह रहे सिटीजन्स को एनकरेज करें टू डोनेट मोर टू द पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये क्या कहता है 29C कि आप 2,000 रुपए से कम की अमाउंट इन कैश दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं भाई? ऐसे तो सभी एक रजिस्टर बनाएंगे जी, ये फलाना सिंह ने दिया, ये ढिकाना सिंह ने दिया, ये फलाने ने दिया। ऐसे तो सारे रिकॉर्ड वो 2,000 के बना लेंगे कैश डोनेशन के। ऐसे में तो कितना पैसा भी वो क्या कर लेंगे, अपने अकाउंट में डाल लेंगे। आप जब आम आदमी से ये उम्मीद करते हैं कि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें, तो लीडरशिप तो टॉप से आनी चाहिए ना बॉस। आप खुद भी अपने कंडक्ट में इंश्योर करें कि एक भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज में अनअकाउंटेड नहीं आ रहा, सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में आ रहा है, चाहे वो चेक से आए चाहे ऑनलाइन आए। कैश डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज में जाए ना। आप देखेंगे चुनाव में 90% तो ये 2,000 करके आ रहा है। तो ये अपने आप में सोचने की बात है। अब आपको कुछ और आपको रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स आप देख सकते हैं, बड़े सिंपल हैं। जैसे अगर करंट पॉलिटिशियंस जो हैं उन्हें रिप्लेस करें लीडर ऑफ बेटर कैरेक्टर। अगर आपके जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छे कैरेक्टर के नहीं हैं, तो आप उन्हें रिप्लेस कर दें, सो सिंपल, तो ये हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं जो ये जो चेंजेस आएंगे कैसे, इफ पीपल रिजेक्ट करप्ट पॉलिटिशियन एंड इलेक्ट द राइट वंस। अब फिर वही मेरा वो रील देखना जिसमें मैंने उस बुक का जिक्र किया, बुक का नाम भी है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। वो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है दोस्तों, आपको चॉइस मिले, पहले तो आपको चॉइस हो, दूसरी आपको नॉलेज हो कि वो लोग कौन है जो इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के हैं। बुक कहती है कि जो लोग इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के हैं वो इलेक्शन लड़ें, प्लस आपको उसकी नॉलेज हो। तो वहां से ये पॉइंट एड्रेस होगा बड़े अच्छे से। जब किताब का नाम लिखोगे तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है टू कर्ब करप्शन, ये बच्चों वाली बात हम कर चुके हैं यार, ठीक है। वी नीड टू रेजिस्ट अटेम्प्ट टू मिसलीड एंड डिवाइड सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। हम काफी एडवांस जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आपका लेवल ऑलरेडी अप है, अगर आपने सिंसियरिटी से क्लासेस देखी हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब डेमोक्रेसी को हम समझे, डेमोक्रेसी हम समझ चुके हैं क्या है, काफी बार देख चुके हैं, हम बचे नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मस्ट लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय, गवर्नमेंट लिमिट हो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड सिटीजन राइट। ये वो पॉइंट है एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी प्रीवियसली पूछ चुकी है प्री में, कि वो गवर्नमेंट को बेस्ट डिफाइन कैसे करती है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट। ये आप याद रखें, जो द एक्सरसाइज ऑफ हिज चॉइस मस्ट लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एंड सिटीजन राइट। हमेशा हम चाहते हैं जो सरकार आपको रूल कर रही है वो लिमिटेड पावर ही रखे, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट आपको याद रखना है। अब प्रोग्रेस बियॉन्ड मिनिमलिस्टिक डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से बियॉन्ड, ये तो यार क्या है, सिंपल ही है। देखिए डेमोक्रेटिक राइट हमें मिला है, पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट क्या है दोस्तों हमारा, डेमोक्रेसी में ये कह रहा है आपको एक राइट मिला है, राइट टू वोट, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। बट इतने से काम चलेगा नहीं, वो कह रहा है आपको सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक राइट भी मिले। देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको सोशल और इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें अब समय आ गया है, अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है। पावर शेयरिंग असेंशियल है, ठीक है, गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप्स के बीच में। अच्छा, इसी तरह हम पहले बात कर चुके हैं, माइनॉरिटीज को आपको रिस्पेक्ट करना होगा और ब्रूट रूल ऑफ मेजोरिटी आपको अवॉइड करना होगा। आप मेजोरिटेरियनिज्म के नीचे माइनॉरिटी को नहीं दबा सकते, आप ये याद रखें।
ठीक है। इसी तरह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म करने होंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने पीछे ना डील किया हो, बट वो आपको लगे कि एनसीईआरटी से वो चीजें मिस हो गई हैं, इसलिए आपको दोबारा दे दिया। अब इन क्वेश्चंस पे आप समझे। अब आपकी कक्षा 10 पूरी हो चुकी है बच्चों आज। अब इतना तो आपका लेवल होना चाहिए कि आप इनका एड्रेस कर पा रहे हैं डिमांड को, ठीक है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या दिखाता है? अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद में आई एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन को करें, समझें और कमेंट में इसका आंसर करें, तो आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। वैसे तो आप करोगे नहीं, बड़े बेशरम हो। इन द एंड एक फोटो के साथ आपको छोड़ जाता हूं। दो चीजें दिखाती है यहाँ फोटो। एक, ये व्यक्ति दुनिया की हो रही सभी समस्याओं से विमुख, जितनी भी उलझने हैं दुनिया में उनसे विमुख, बड़े आराम से मस्ती से सोया होगा पब्लिक प्लेस पे। तो दोस्तों, जीवन में जो आपके ऊपर प्रेशर है वो परफॉर्मेंस का नहीं है, वो प्रेशर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस का है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए थोड़ा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रखिए। दूसरा, एक लाइट नोट पे आपको बताता हूं वो क्या है दोस्तों। नोटिस दिस, ये एक डेवलप्ड कंट्री का फोटो है और ये इस फोटो से हमें ये पता लगता है, क्या क्या पता लगता है? चप्पलें वहां भी चोरी हो सकती हैं, ठीक है, इंडिया में नहीं है। ये इसीलिए अपनी चप्पल पहने पहने सोए। बाय बाय, थैंक यू।